शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। जैसे कि प्रीलिम्स पास में है तो हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे जीएस का, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबका। तो आज हमारा जो है वो जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे विद द पीवाईक्यू एनालिसिस। साथ साथ में पीवाईक्यू बताऊंगा और बताऊंगा कि किस टॉपिक जो है इस सब्जेक्ट में कौन सा ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं, आज हम स्टार्टिंग में है तो कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे कहा क्योंकि इसका टॉपिक का रिलेवेंट इतना है नहीं है, मैं साथ में बता रहूँगा। तो देखो, ओरिजिन ऑफ अर्थ और एवोल्यूशन, अभी इस पे जो क्वेश्चन बढ़ने का जो चांसेस होते हैं वो साइंस एंड टेक से होते हैं, जैसे ब्लैक होल्स हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ वो पहले जो 2011 से पहले इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनने के कहाँ से चांसेस हम देखे और पढ़ते हैं, क्विकली रिविजन करते हैं। तो जैसे कि बिग बैंग थ्योरी का आपको पता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। ठीक है, तो उसका पहले एडविन हबल जो थे वो इसके कहते हैं कि इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो इसमें था क्या, इसमें ये था कि तो ऑल मैटर वॉज टाइनी बॉल, यानी जितने भी मैटर थे वो एक टाइनी बॉल के रूप में थे। कैसे थे, एक ऐसा बॉल के रूप में थे। एंड जो ये बॉल थी ना वो इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट डेंसिटी थी। इसमें डेंसिटी और टेम्परेचर तो वो मतलब कह रहे हैं इन्फिनिट था। इतना था कि वो अचानक इसमें टाइनी बॉल जो था ना उसमें एक्सप्लोजिव हो गया। एक्सप्लोजन होने के बाद वो एकदम रैपिडली, एकदम जैसे बलून होता है, बलून जो होता है ना, बलून के अंदर अगर हम गुब्बारा, बलून के अंदर डॉट 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 करने के बाद हम जैसे गुब्बारा फूल जाता है, कैसे एक्सपेंड होता है, उसी तरह जो ये बिग बैंग थ्योरी कहता है कि उसी तरह एक्सपेंड हुआ है हमारा यूनिवर्स। ये कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ एडविन हबल, ठीक है, और जॉर्ज लेमेटाइट और एल्बर्ट आइंस्टीन के वर्क जो किया था उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इतना ही हमें इसमें जानना है कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, एक्सपेंड क्या है, तो उससे ज़्यादा हमें कोई जानना नहीं था। मैसिव एक्सपेंस इवेंट दैट कंटिन्यूज टुडे, यानी ये अभी भी आज भी टुडे भी कंटिन्यू हो रहा है कि एवरी सेकेंड द ऑकर बिग बैंग। ठीक है, दूसरा, अब इसमें एक स्टार फॉर्मेशन क्या होता है। तो स्टार फॉर्मेशन ये होता है, तो इससे क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है कि स्टार फॉर्मेशन कैसे, इतना कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो लेकिन आपको पढ़ना है एक आइडिया हो, जैसे साइंस एंड टेक से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टेकल इट। ठीक है, तो स्टार फॉर्मेशन ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन अर्ली यूनिवर्स लेड टू इनिशियली डेंसिटी डिफरेंसेस इन ग्रेविटल फोर्स। यानी क्या था कि जैसे ही बिग बैंग हुआ तो जो मैटर्स और एनर्जी एकदम पूरी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बिखरी हुई थी। फिर क्या हुआ, जैसे ही इन्हीं डेंसिटी बढ़ने लगी ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही होने लगी तो जैसे भी वो मैटर था ना, वो मैटर वो पूरा एकदम साथ में आने लगा। ठीक है, पास में आने लगा, गैसेस वगैरह पास में आने लगी और एक्टिविटी होने लगी, हीलियम्स, हाइड्रोजन वगैरह होके रिएक्शन होने लगा, फ्यूजन होने लगा, तो स्टार फॉर्मेशन होता है। तो फिर तो गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी जैसे ब्रह्मांड था, सब पार्टिकल पास में आए, हाइड्रोजन गैस जिस थी वो पास में आई, तो उससे गैलेक्सी बड़ी इन अ फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, जिस क्लाउड को नाम कहते हैं नेबुला। पहले क्या बनती है, पहले जैसे ही वो पार्टिकल्स होते हैं वो बिग बैंग में वो पास में आते हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है, वो हाइड्रोजन गैस जब ग्रेविटी से पास में आता है, एक्यूमुलेशन होता है उसका, तो गैलेक्सी बनती है। और ऐसा गैलेक्सी का बड़ा सा क्लाउड जो होता है उसको कहते हैं नेबुला कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना। दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस बॉडीज, देयर इज ए फॉर्मिंग स्टार। अब उस गैलेक्सी के अंदर भी जब ग्रेविटेशनल फोर्स होने लगी तो जो छोटे छोटे गैस की बॉडीज बनने लगी उनको कहते हैं स्टार। ये आपके समझिए। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा ब्लैक होल से, और ये है फॉर्मेशन। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जैसे नेबुला है, यानी गैलेक्सी नेबुला है। अब इसमें दो टाइप से बनता है कि स्मॉलर स्टार और लार्जर स्टार। ठीक है, अब स्मॉलर स्टार की अगर बात करते हैं तो उस पर जानते हैं कि जैसे देखिए प्रोटो स्टार लुक लाइक ए स्टार बट इट इज ए कोर इज बट इट्स कोर इज नॉट येट हॉट इनफ फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले क्या बनता है, नेबुला से बनता है एक प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार बनेगा, जब प्रोटो स्टार बनेगा लेकिन वो फ्यूजन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए उतनी एनर्जी अभी तक है नहीं उसके कोर में, मतलब इतना कोर गर्म हुआ नहीं है अभी, इतना मतलब वो कहते हैं ना फ्यूजन हुआ नहीं है, तो वो उसको कहते हैं प्रोटो स्टार। फिर ये प्रोटो स्टार के बाद आता है रेड जाइंट आता है। उसमें क्या आता है, रेड जाइंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्टार रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन। पहला प्रोटो स्टार आ गया, फिर स्टार बन रहा है, स्मॉल स्टार आ गया, फिर आता है रेड जाइंट। अब रेड स्टार क्या होता है, जैसे मान लो हमारा सूर्य है, सूर्य के जो ये गैस और हीलियम और हाइड्रोजन से ये मतलब कहते हैं ना सूर्य
फोटोस्फीयर वगैरह जितनी मतलब हम विंड देखते हैं, सोलर विंड्स वगैरह, तो जब ये फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन नहीं रहेगी इसके कोर के अंदर, तो फ्यूजन होगा नहीं, एंड इट स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम। फिर वो जो हाइड्रोजन होगी वो हीलियम जो बसी होगी बाहर जो आउटसाइड में होगी ना, उसके उस हीलियम से रिएक्ट करने लगेगी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो स्टार जो होगा फिर वो एक्सपेंड होता रहेगा, यानी उसके जो कोर था वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा, समझ रहे हो। रेड जाइंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्टार रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन एट इट्स कोर एंड इट्स कोर, मतलब उस हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम जस्ट आउटसाइड कोर एंड रिलीजिंग एनर्जी एंड एक्सपेंडिंग द स्टार, ठीक है। जब हीलियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी जब रिलीज करेगी तो एक्सपेंड हो जाएगा। अब एक्सपेंड होगा तो कितना एक्सपेंड होगा, जब ज्यादा एक्सपेंड होगा तो वो बनेगा प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, यानी कैसे, किधर, वंस द स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, यानी पूरी तरह फ्यूल खत्म हो जाएगा, स्टार विल कोलैप्स, मतलब ये जो स्टार जो होता है ना, स्टार विल कोलैप्स, ये धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फिर क्या होगा, जैसे ही गैस तो पूरी चली गई, मतलब फ्यूल खत्म हो गया और पूरी हीलियम से बगैर गैसेस जो थी वो खत्म हो गया, फिर पूरा एक्सपेंड हो गया। अब क्या बचा, कुछ मैटर बचा, मैटर के बीच में क्या है, ग्रेविटी है। अब ये ग्रेविटी है, अब बीच में जो गैसेस थी वो तो सब निकल गई, बाकी जो बचा है वो कैसे, वो अंदर अंदर श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। देन ग्रेविटी एंड द आउटर लेयर विल बी द इंजेक्टेड इनटू द वेस्टर्न स्पेस, यानी बाकी जो है वो तो चली जाएगी लेकिन वो ग्रेविटी अंदर खिंच जाएगी। द रिमेन्स ऑफ स्टार डिवॉइड ऑफ फ्यूल, यानी दे कंसिस्ट डिजेनरेट मैटर विद द वेरी हाई डेंसिटी एंड प्रॉब्लम। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे पूरी जो ग्रेविटी के कारण एक ही जगह पॉइंट बन जाएगा जरूर। द वाइट ड्रॉप बिकम अ ब्लैक ड्रॉप व्हेन इट्स स्टॉप इमिटिंग लाइट। अब थोड़ी बहुत भी अगर लाइट वो बसी है ना ग्रेविटी होने के बाद, बिल्कुल श्रिंक होने के बाद, अगर वो भी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती है तो इट विल टर्न इनटू ब्लैक होल। तो आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे कि एनर्जी कैसे खत्म होती है, हाइड्रोजन में एनर्जी रहता है, फिर हाइड्रोजन हीलियम रिएक्ट करता है, वो जब पूरा फ्यूल ही खत्म हो जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो एक्सपेंड होता है, धीरे धीरे एक्सपेंड होने के बाद वो फ्यूल पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ग्रेविटी पीछे बचेगी, हाइड्रो गैसेस तो पूरी खत्म हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी, तो ग्रेविटी जो मटेरियल होगा, पार्टिकल्स होंगे, उसको श्रिंक कर जाएगी। तो उस श्रिंक करने के बाद जो व्हाइट ड्रॉप से फिर ब्लैक होल में जहाँ से पूरी एनर्जी को तो ब्लैक होल टर्न हो जाएगा। एक आता है जैसे लार्जर स्टार मैन सीक्वेंसेस स्टार फ्यूज हाइड्रोजन ऑटम्स टू हीलियम, ठीक, ऑटम्स इन देयर कोर, मतलब हाइड्रोजन और लार्ज स्टार होते हैं ना, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का फ्यूजन होता है उनमें, ठीक है। फिर होता है रेड सुपर जाइंट क्या होता है, एज द लार्जर रेड जाइंट स्टार कंडेंस इट हीट्स अप इवन फर्दर and burning the last of its hydrogen and causing star outer layer to expand। वो का वो प्रोसेस है, जैसे ही होगा तो फास्ट हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो गया, एक्सपेंड हो जाएगा तो सुपरनोवा। फिर उसके बाद क्या आएगा, जब लार्ज रेड सुपर जायंट से जो स्टार होता है ना वो किस में बनेगा, वो बनेगा सुपरनोवा में, एक्सप्लोजिव डेथ ऑफ 2 स्टार। फिर इफ द मास इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर द ग्रेविटी विल बी स्ट्रॉन्ग, यानी जितना मास ज़्यादा होगा ना उसकी ग्रेविटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। दैट द न्यूट्रॉन स्टार विल श्रिंक फर्दर बिकम ए ब्लैक होल, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा मास होगा। वजन कहते हैं ना, वजनदार चीज़ जब नीचे फेंकते हैं तो बहुत फास्ट आती है, जबकि पेपर जो होता है जो वजन लेस होता है, वेट लेस होता है, वो बहुत स्लोली आता है। यानी जिसका जो मास ज़्यादा होगा ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वो मतलब श्रिंक करेगी चीज़ों को, मतलब खींचेगी तो ब्लैक होल में ज़्यादा फास्ट टर्न होगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं ब्लैक होल से। देखो जैसे 2001 में एक LDA का क्वेश्चन आया था यूपी में, तो बहुत अच्छा था। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि ब्लैक होल इज अ सच सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, एग्जिस्टेंस विच कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि भाई ब्लैक होल जो है ना वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसको टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है। हम देखें तो पहले कोई देख लेते, पहला ये सही स्टेटमेंट है या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों इसलिए कि जो ये ब्लैक होल जो होता है ना वो ना तो लाइट को इमिट करता है, ठीक है, ना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब लाइट को इमिट रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है तो हम तो टेलीस्कोप से भी कैसे देख पाएंगे उसको, ठीक है। अब ब्लैक होल का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके साथ ही बताता हूं। एक होता है इवेंट होराइजन। ये क्या होता है, जैसे ये ब्लैक होल है पूरा, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये लाइट यहां तक लाइट होगी, ठीक है, बियॉन्ड इट लाइट कांट स्किप,
यानी वहाँ से लाइट की भी वापस नहीं आती है। तो जो इवेंट होराइजन होता है ना, वो ब्लैक होल की बाउंड्री होती है, तो उसके तब लाइट वहाँ तक दिखेगा, उसके बाद तो दिखेगा ही नहीं कुछ यूँ। तो ये स्टेटमेंट सही है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल इज स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट डज नॉट स्किप। बिल्कुल सही बात, यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है, तभी तो हम नहीं देख पाते हैं ना। तो स्टेटमेंट ये, तो आंसर इसका हो गया ए। तो जस्टिफाई तो कर रहा है इसको। एक और देखो, रिसेंटली ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, ये साइंस एंड साइंटिस्ट ऑब्जर्व मर्जर अ जाइंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर एंड अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। इसमें क्या, हिग बोसॉन पार्टिकल इज ए से रिलेटेड है नहीं, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव वर डिटेक्टेड, ठीक है। इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल्स थ्रू द फॉर्मूल नहीं हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑफ सिंगुलरिटी, ये तो मैटर ही नहीं करता, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, तो बिल्कुल सही बात है। जब ब्लैक होल में तो बात ही ग्रेविटेशनल वेव की तो हो रही है, उससे ही तो पता चलता है। तो इसका जो आंसर, तो यानी इस टाइप ब्लैक होल्स के क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। अब दूसरा देखो, एक और पूछा, ब्लैक होल जो है वो क्या है, वो कोलैप्स्ड स्टार है। हमने यही तो भी देखा कि कोलैप्स्ड स्टार का कोलैप्सन होता है तो भी तो ब्लैक होल बनता है, यानी इसका आंसर हो गया डी। एक और देखो क्वेश्चन, एक और क्या पूछा, द ब्लैक होल इज एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप। सेम क्वेश्चन आया, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता टेलीस्कोप। अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल इज स्ट्रॉन्ग दैट डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू स्किप। सेम टू सेम रिपीट, तो इसका भी आंसर हो गया। यानी ब्लैक होल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, यानी ये जो स्टार फॉर्मेशन होता है, इससे क्वेश्चन बनने की टाइप जो होता है इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो आपको जो पता होना चाहिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें जानने का ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। स्टार आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस। अब देखो प्लांट कैसे बनते हैं, प्लैनेट जो होते हैं ना, प्लैनेट, द स्टार जो होते हैं ना, स्टार एज ए लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन द नेबुला, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फॉर्स विद इन द लम्प्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस। यानी ये कहता है, तो जो स्टार होते हैं ना, उनमें जो गैस होती है, ठीक है, गैस, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो धीरे धीरे जो उसके कोर में, जो कोर में जो गैस को वगैरह जो मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कोर के अंदर एकदम मतलब पकड़ के रखता है, खींच रहा है। जैसे ही खींचेगा, ठीक है, एंड ह्यूज रोटेट, जैसे रोटेट होगा तो गैसेस जो होगी वो तो चली जाएगी बाहर, लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे वो अंदर कहीं ना कहीं श्रिंक करके एक साथ जुड़ जाएंगे सब, ठीक है। तो वो ये इसी को कहते हैं कि प्लैनेट फॉर्मेशन। जैसे गैस क्लाउड हो गया, उसके बाद कंडेंस होगा गैस क्लाउड का, द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल, तो धीरे धीरे पास में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, एंड राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन एंड, मतलब जुड़ेंगे सब। दूसरा हो गया प्लैनेट सिमिलर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है कि भाई गैस हो गई, ठीक है, गैस जो है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा, जब रोटेशन होगा तो जो गैसेस, मतलब उस गैसेस का जो वेटलेस है वो तो बाहर जाएगी, और जो मतलब रॉकी बॉडी है, जो मतलब जो पार्टिकल्स है वो साथ में आके जुड़ जाएंगे और एक मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाएंगे, तो वो हो गया प्लैनेट फॉर्मेशन। अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आया वो 2002 में आया यूपीएससी 2002 में, फॉलोइंग प्लैनेट इज द फारेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो देखो इसमें से आंसर कौन सा है, आप नेपच्यून करो या प्लूटो करो या मार्स करो। 2005 के बाद जो प्लूटो है उसको ड्रॉप प्लैनेट मानते हैं, ना कि प्लैनेट मानते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ हो। तो इसका जो आंसर है वो सी, क्यों है, क्योंकि जो देखो सोलर सिस्टम बोलता है ना, ऐसे ऐसे से मान लो कि अगर घूम रहे, तो जो प्लेटो होता है ना, ये सन है, ठीक है, तो प्लेटो जो ये प्लूटो होता है वो ऐसे घूम रहा है। ये 2002 का क्वेश्चन है, तो अब उसको भी प्लैनेट गिनेंगे, तो कभी तो ये दूर चला जाता है, ठीक है, और कभी ये पास में आ जाता है, तो जो नेपच्यून है ये दूर हो जाता है सबसे, तो यानी इसके आंसर दोनों हो सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होता है, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी नोन फॉर टू रिपीट्स अगेन एंड अगेन, अगर वो होता है ना तो कि भाई सब भूल गए कि इस ट्रेंड को, तो वापस ट्रेंड ले जा सकती है फैक्चुअल। अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब एक सन का रिवोल्यूशन करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा टाइम लेता है, तो ऑब्वियस बात है कि इफेक्ट है पढ़ने की, तो जुपिटर है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। ये हम आगे क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे थोड़ा। देखो अब सोलर सिस्टम, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन बना दिए। सोलर सिस्टम जो देखो, सोलर सिस्टम कंसिस्ट 8 प्लैनेट्स है अंदर, ठीक है, वेरियस मून्स है, अब तो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुए, ठीक है। अब जो सैटर्न जो है उसके पास सबसे ज़्यादा मून्स है, ये आप ध्यान रखना। एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, ह्यूज क्वांटिटीज वगैरह, डस्ट पार्टिकल बहुत है। मेरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी जो रॉकी बॉडी है ये कौन कौन से, मेरकरी, वेनस, अर्थ,
ठीक है, बिटवीन सन एंड एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में आते हैं ये प्लैनेट। दूसरा जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो है आउटर प्लैनेट, इन्हें को कहते हैं जोवियन प्लैनेट। अब देखो सबसे पहला कौन सा है, मरकरी, उसके बाद है विनस। विनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है साइज के हिसाब से, उसकी साइज और उसका जो आकार जो है, ठीक है, मतलब उसका जो नेचर इस टाइप का वो अर्थ के समान दिखता है लगभग, तो उसको वेनस को इस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वो उसमें हैबिटेबल है कि भाई अर्थ के हिसाब से रहने के लिए, नहीं, ऐसे नहीं। तो पहला आता है मरकरी फर्स्ट, फिर आता है विनस, थर्ड आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। ये सब इनर प्लैनेट है। और जो ये बॉडी दिख रही है ये क्या है, ये है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जुपिटर और मार्स के बीच में, जुपिटर और मार्स या सन और मार्स के बीच में, और जो बाकी जो प्लैनेट है ना वो सन और जुपिटर के बीच में, सॉरी ये एस्टेरॉइड के बीच में, इनको कहते हैं रॉकी प्लैनेट यानी इनर प्लैनेट, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये जो पूरी लाइन दिख रही है वो है एस्टेरॉइड लाइन, इनको कहते हैं एस्टेरॉइड लाइन। अब देखो जुपिटर एस्टेरॉइड से बाहर जाते हैं तो जुपिटर आ गया पहले, उसके बाद आता है सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, फिर आता है नेपच्यून। प्लूटो जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में जान लेते, तो उसमें एक फोटोस्फीयर होता है, एक क्रोमोस्फीयर होता है, एक होता है कोरोना। फोटोस्फीयर क्या होता है, ब्राइट आउटर लेयर होता है, यानी ये सन है तो इसकी सबसे आउटर लेयर होगी ना, ये जो ये सन है, ठीक है। ये एक मिनट, हमारी ड्राइंग बहुत खराब है भाई। ये जो आउटर लेयर है ना उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। सन दैट इमिट मोड्स ऑफ रेडिएशन, अब रेडिएशन यहाँ से आएगी, जो आउटर लेयर तो रेडिएशन आती है, उसके जस्ट अबव द फोटोस्फीयर इज क्रोमोस्फीयर। इसी जो फोटोस्फीयर होता है ना, इसके जो ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर होता है। क्रोमोस्फीयर इट इज रिलेटिवली थिन एंड बर्निंग गैस। ये क्या है, रिलेटिवली थोड़ा थिन है, और जो गैसेस है वो काफ़ी मतलब बहुत ही यहाँ पर फ्यूजन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। फिर आता है कोरोना, इज ए डिस्टिंक्टिव एटमोस्फियर प्लाज्मा तो सराउंड द अर्न। ये प्लाज्मा जो होता है ना, हर प्लैनेट वगैरह में प्लाज्मा जैसे गैसेस होता है, प्लाज्मा होता है। तो कोरोना इज ए डिस्टिंक्टिव एटमोस्फियर ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड द सन एंड द अदर सेलेशियल बॉडीज के ऊपर वो होता ही है, ठीक है। तो ये कोरोना होता है। तो डार्क पैचेस जो ये हम देखते हैं ना, कभी धब्बे दिखते हैं डार्क पैचेस, उसको कहते हैं सन स्पॉट्स कहते हैं। सोलर विंड क्या होते हैं, स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज, ठीक है, एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन्स, जो प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये सन के जो पार्टिकल निकलते हैं, सोलर विंड आती है। एक होती है सोलर फ्लेयर्स, ये होते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म, सन विच अपीयर टू द वेरी ब्राइट स्पॉट, बहुत ब्राइट दिखता है, वो मैग्नेटिक होते हैं सोलर फ्लेयर। तो आपको बस इतना जानना है, ये इसको कहते हैं रैपिड रिवीजन। जब पढ़ो तो आप साथ साथ में आप देखो। अब मरकरी जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट है, और रेवोल्यूशन के लिए 88 डेज लेता है, ठीक है। जबकि जो अपने जुपिटर का PYQ देखा वो लगभग अराउंड 11 और 12 ईयर लेता है एज ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के कंपेरिजन, मतलब पृथ्वी के 12 साल मान सकते हो टू रोटेट सन। वेनस है, इट इज़ ट्विन प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ को तो हम बाद में देखेंगे वापस। मार्स जो होता है वो डार्क पैसेज होता है, क्योंकि उसमें कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मानते हैं, और उसमें आयरन के हिसाब से ये थोड़ा सा सोइल है वो रेडिश लगने लगती है। अब दूसरा देखो, इनर प्लैनेट क्यों है, क्योंकि वह सॉलिड होते हैं, रॉकी होते हैं, वार्मर होते हैं, क्योंकि सन के ज़्यादा नज़दीक है, क्लोजर टू सन है, और मोस्टली मेड अप ऑफ मेटल्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे मरकुरी, वेनस और अर्थ और मार्स हो गए। जैसे दूसरा आउटर प्लैनेट जो होता है वो गैसियस होते हैं, ठीक है। एक रिंग साइड में उनके रिंग बने होते हैं, जैसे सैटर्न को देख लो आप, पूरी रिंग सी बनी होती है गैस की। ये कोल्डर होते हैं क्योंकि दूर होते हैं सन से, ठीक है। मेड अप ऑफ मेथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, इनसे बने होते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब सिमिलरिटी क्या है, सेपरेटेड बाय द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट बीच में आता है, उसके बाद जोवियन हो जाते हैं जो गैसियस, और इस साइड वाले हो जाते हैं वो, ठीक है। और इन साइड द क्यूपर बेल्ट। अब देखो क्यूपर बेल्ट, जुपिटर एस्टेरॉयड बेल्ट तो पता है, लेकिन क्यूपर बेल्ट क्या आता है, या एक जो बेल्ट चलता है वो उसको कहते हैं क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट के अंदर आते हैं सब प्लैनेट, या प्लैनेट के जो अपने बाहर जो आता है वो है क्यूपर बेल्ट। तो ये ध्यान रखना आपको, क्यूपर बेल्ट, ठीक है। दूसरा है सैटर्न, 3 रिंग्स, 9 सैटेलाइट्स एंड सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। सैटर्न के बाद बहुत ये भी नानी सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम मोस्टली इसके पास गैस है। यूरेनस जो है ब्लू इस ग्रीन कलर का होता है, यूरेनस थोड़ा ब्लूइश ग्रीन होता है, ठीक है। एंड ऑर्बिट्स ईस्ट टू वेस्ट। देखो ये ध्यान रखना, ये जो यूरेनस होता है ना, ये कैसे ऑर्बिट करता है, इट्स ऑर्बिट ईस्ट टू वेस्ट। जो नेपच्यून है
तो आउटर सोलर सिस्टम के सबसे आउटर होता है, ठीक है। यूरेनस और इनको भी ट्विन करता है, प्लूटो इज ड्रॉप प्लैनेट का जाता है। यूरेनस जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट में रोटेट करता है, मतलब इस सन की ओर जाता है। दूसरा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हो गया, क्यूपर बेल्ट इज अ ग्रेट रिंग डेब्रिज सिमिलर टू एस्ट्रॉयड बेल्ट बट इट इज कंसिस्ट मेनली ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइमरी आइस, क्योंकि ज़्यादा दूर है तो आइस होगा, तो क्यूपर बेल्ट जो आइस में होता है तो एस्ट्रॉयड पर उसमें पानी वगैरह आइस जमा होता है वो, ठीक है। सेलेशियल बॉडीज द नेचुरल बॉडी आउटसाइड ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। दूसरा एस्ट्रॉयड स्मॉल रॉकी बॉडी प्लैनेट्स जो डेब्रिज ऑर्बिटिंग सन, लार्ज नंबर ऑफ दिस रेंजिंग न्यूमरस साइज एंड बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है। कॉमेट्स, कॉमेट जो है सेलेशियल बॉडी होती है, न्यूक्लियस आइस इसके जो कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आइस एंड डस्ट एंड द नियर व्हेन द नियर सन द टेल ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। दूसरा है मेट्रोइड्स, और एक होता है मेट्रोइड्स और मेटेरोइड्स क्या होता है, इज एस्ट्रॉइड और अदर ऑब्जेक्ट आर बर्न्स एंड वेपराइज अपॉन एंट्री इनटू अर्थ, ठीक है। व्हेन मेट्रोइड इज एस्टेरॉइड और अदर ऑब्जेक्ट दैट बर्न एंड वेपराइज अपॉन एंट्री इनटू द अर्थ, जब कोई एस्ट्रॉइड वगैरह जो अर्थ में एंट्री करता है ना तो वो बर्न होता है, तो मतलब एकदम शूटिंग स्टार के रूप में हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेट्रोइड। अगर बाय द वे अगर वो कोई आधा बर्न होकर ज़मीन पे गिर जाता है तो उसको कहते हैं मेटोराइट, जहाँ कहते हैं ना लूनार लेक जो है महाराष्ट्र की, वहाँ ये गिरा हुआ है मेट्रोइड, तो उसको कहते हैं मेट्रोइड जब गिरता है, तो बाकी कहते हैं मेट्रोइड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके PYQ देखो, एक होता है किसको, एल्बिडो। एल्बिडो जो पृथ्वी जो अर्थ होती है वो कैसे हॉट होती है कैसे कोल्ड होती है, उसी को कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद द रिफ्लेक्टिंग लाइट, बिल्कुल सही है। जैसे आइस और ये जैसे भी शाइनिंग चीज़ें होती है ना, उसमें वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है वापस, जैसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करी तो ठंडा होगा। अगर मान लो सोलर लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया वापस तो कुछ गर्म हो गई नहीं ना, अगर उसको ऑब्जर्व कर लिया तो गर्म होगा। तो ज़्यादा एल्बिडो कब होगा, यानी रिफ्लेक्ट कर रहे, यूँ रिफ्लेक्ट कर रहे तो ज़्यादा एल्बिडो हो गया, ज़्यादा एल्बिडो हो गया मतलब ठंडा हो गया एरिया। तो ये जितना लाइट होगा ब्राइटनेस होगा तो वो तो ठंडा होगा। दूसरा एल्बिडो ऑफ मर्करी इज मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ अर्थ, नहीं भाई कैसे होगा, वो तो इतना नज़दीक पड़ता है सन के, तो वो तो ज़्यादा गर्म होगा, तो बिल्कुल से ये गलत स्टेटमेंट, यानी आंसर जो इसका होगा ये। दूसरा ये क्या बोलता है, द टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक लेस टाइम देन द टेकन बाय द अर्थ। अब हमें पता है कि 365 दिन लगते हैं अर्थ को, जबकि सन को ये मार्स को लगते हैं 687 समथिंग डे, तो ये तो गलत हो गया। द डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स लेस देन दैट ऑफ अर्थ, बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट सही होगा, वैसे भी सही होना है, तो आंसर इसका हो गया डी। दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स, हमने आगे ही पढ़ा कि एस्टेरॉइड आर द स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स एंड वाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रोजन गैसेस एंड हेल्ड टुगेदर द रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल्स, ठीक है। अभी इसने ये बताया तो बिल्कुल सही बताया, हमने आगे वही पढ़ा कि एस्टेरॉइड जो होता है रॉकी होता है उसमें, और वो जो कॉमेट्स होता है उसमें आइस न्यूक्ली होता है। दूसरा क्या होता है कि एस्टेरॉइड आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स, एस्टेरॉइड बिल्कुल एस्टेरॉइड जो होता है जुपिटर और मार्स के बीच में होता है। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन विनस एंड मरकरी, अरे भाई ये तो कोई संबंध ही नहीं है, मरकरी इतना पास विनस इतना पास होता तो गैसियस थोड़ी होता, इतना पास होता तो गैस कभी चली गई, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब 2 हटा दो और 1 सही मान लो, ठीक है, तो आंसर आ गया। वैसे तो कॉमेट शो इज ए परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल वाइल द एस्टेरॉइड डू नॉट, बिल्कुल सही है। कॉमेट एक टेल के रूप में होते हैं जब सन के पास आते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर हो गया बी। दूसरा और देखो, यानी इससे क्वेश्चन पूछता है द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर, सेम क्वेश्चन वापस आ गया। देखिए वो एस्ट्रॉइड हो गया, बिल्कुल कितनी बार आ गया, 3-4 बार तो आ गया। द टेल ऑफ कमेंट, वापस टेल ऑफ कमेंट आ गया सन, बिकॉज इसमें बताया था कमेंट रोटेट्स अराउंड द सन एंड लाइट मार्स कमेंट इज पुश्ड अवे ड्यू टू दिस सेलेशियल फिगर, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। द कमेंट रोटेट्स a lighter mass or comet is attracted by the some star and ये कुछ है नहीं। the radiation emitted by sun exert radial pressure on the comet throwing tail from the sun, बिल्कुल सन यही तो बात कर रहा है। the tail is comet, अब ये तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर हो गया सी, यानी radiation emitted by the sun exert a radial pressure
ऑन द कॉमेट थ्रोइंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन। बिल्कुल। एक और क्या पूछ रहा है, एस्ट्रॉइड, वापस क्वेश्चन आ गया, यानी यूपीएससी एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादा पूछ रहा है। द एस्ट्रॉइड आर रॉकी डेब्रीज वेयर साइज इज ऑर्बिटिंग ऑन सन। बिल्कुल, ये तो सही होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है द मोस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड आर स्मॉल बट सम ऑफ डायमीटर आर लार्ज देन 1000 किलोमीटर। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई कुछ तो ज़्यादा होता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके 1000 किलोमीटर तक डायमीटर होते हैं, हजार किलोमीटर। द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। ये गलत कर दिया ना। अब हमें चलो इसका पता नहीं था लेकिन हमें 3 का तो पता है ना कि ये जुपिटर और मार्स के बीच में, सैटर्न नहीं, तो इसको गलत कर दो। ठीक है। तो इसका आंसर वैसे ही आ गया। हमें ये पता है या नहीं, यानी फैक्ट यूपीएससी सही करता है, ऐसा नहीं है कि फैक्ट लिखा है तो इसको ही गलत कर दो, 1000 लिखा है तो 1000 हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। आप पूरा पढ़ो पहले। तो ये 3 करता है कि मार्स के बीच में, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको वही चीज़ पढ़ाई है कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हम ऐसी सीरीज लेके चलेंगे पीवाई की रिवीजन के लिए।